आज हम ANTS 3 का पेपर डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। तो पहला क्वेश्चन है 151, that is volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is, आंसर येलो में मार्क किया हुआ है, that is functional residual capacity। अब इसमें आंसर आपको ये मार्क करना था, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में, ये ध्यान रखना है। इफ इट इज रिटन वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है, देन यू गो फॉर दिस। और अगर नॉर्मल नहीं है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है फोर्सफुल एक्सलेशन, देन योर आंसर इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ एयर जो हम जोर से सांस छोड़ने के बाद भी हवा अंदर रह जाता है। दिस इज अराउंड 1100 to 1500 रेंज में होता है, लेकिन बुक में हमारे 1100 to 1200 ml लिखा हुआ है, उतना आपको फॉलो करना है। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज अ समेशन ऑफ ERV प्लस RV, वो याद रखना है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। चूज द इनएप्रोप्रिएट सेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनएप्रोप्रिएट मतलब रॉन्ग या तो इनकरेक्ट। तो ट्रिप्सिन एंजाइम है, हमें पता है, बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ है। ओके, आप डाइजेशन मत समझना इसे। सेलुलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट से करेक्ट है। एक चीज याद रखना, सेलुलोज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है। और सेलुलोज जो होता है उसमें अनब्रांच चेन होता है फॉर बीटा ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट वन इज रिसीन। रिसीन एसेंशियल ऑयल नहीं होता, रिसीन होता है टॉक्सिन। रिसीन एब्रिन टॉक्सिन होता है, और एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल आपके बुक में लिखा है लेमन ग्रास ऑयल, वो आपको मार्क करना था। अगर था तो वो करेक्ट होता। यहाँ पे रिसीन एसेंशियल ऑयल है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, इसीलिए आपको मार्क करना है इनएप्रोप्रिएट सेट के हिसाब से C। ओके, द लास्ट वन इज ग्लिसरॉल, दैट इज सिंपल लिपिड। ग्लिसरॉल हमें पता है इज अ कंपोनेंट ऑफ सिंपल लिपिड, और पेज नंबर 144 जो कि जो नॉन एडिटेड बुक में उसमें लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल जो होता है वो सिंपल लिपिड होता है, और ये करेक्ट है। क्लियर? अगर इनएप्रोप्रिएट है तब आपको रॉन्ग या तो इनकरेक्ट समझ के इसे मार्क करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से है। केमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन इज अफेक्टेड बाय एक्सेस CO2 एंड H+ आयंस। जब भी हमारे ब्लड में CO2 कंटेंट हाई होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है, या तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तभी हमारे ब्रेन को पता चलता है कि अभी एक्सहेलेशन करवाना है और इनहेलेशन को थोड़ी देर के लिए उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है, सो दैट टॉक्सिसिटी लेवल ना बढ़े। एक चीज और याद रखना है, एक्सेस CO2 इज नॉट गुड फॉर अस बिकॉज CO2 इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर जो हमारे ब्लड वेसल्स के NO2 सप्लाई को रिड्यूस करके उसके फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण वो रिजिड हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके, तो इसी चीज को सेंस कर लेता है हमारा ब्रेन का न्यूरॉन्स, और ब्रेन का न्यूरॉन्स से सेंस करने के लिए कौन सा ब्लड जाता है ब्रेन की तरफ? आर्टरियल ब्लड। हमेशा याद रखना, कैरोटिड आर्टरी जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हेड एंड नेक, एंड एओर्टिक आर्चेस जो कि हार्ट का ब्रांच है विच इज कम्युनिकेटिंग विद द कैरोटिड आर्टरी, वो लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें ये भी पता होना चाहिए कि आर्टरी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40। अगर किसी कारण CO2 कंटेंट हाई हो गया हमारे सिस्टम में, तब ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 राइज होगा, और जिसका फर्क या जिसका जो वो है मात्रा है, या तो उसका जो कंसंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर है, इसका जो वैल्यू है इंक्रीज होगा आर्टरियल ब्लड में। और वही आर्टरियल ब्लड जब CO2 का 40 के अलावा 45 या 42 या कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ब्रेन उसे सेंस कर लेता है, एंड तुरंत मेडुला उसी के हिसाब से सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एक्सहेलेशन करवा देगा अगर CO2 कंटेंट हाई है, और इनहेलेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा। उसके पीछे और भी कुछ सेंटर्स है जो इस चीज को हेल्प करने में, जैसे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स, ओके, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक चीज हमें और याद रखना है कि ऑक्सीजन का रोल कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन प्लेज insignificant role in the process of regulation of respiration। जो कुछ भी हो रहा है is because of changing concentration of carbon dioxide and hydrogen ion, वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि CO2 is a vasoconstrictor और H+ कंटेंट ब्लड में हाई होने का मतलब है pH लो होना। उसी चीज को सेंस करता है मेडुला, और इसी तरह हमारा ब्रीदिंग का जो पैटर्न है ये चेंज होते रहता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, इसमें और एक चीज है जो डाउट आ सकता है,
Chemosensitive area adjacent to medulla, it is written in page number 275 in non-edited version. या तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वो पोर्शन निकालो, आप देखना एडजेसेंट टू मेड्यूला लिखा है, लेकिन आप समरी के लास्ट में जाके देखना इन मेड्यूला लिखा है, तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह सकता है, एडजेसेंट का मतलब आसपास और इन मतलब खुद मेड्यूला। मेड्यूला खुद और उसके आसपास के जितने भी एरिया है सभी केमोसेंसिटिव एरिया है जो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 H+ को भाप लेता है, सेंस कर लेता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154, ये क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल के प्रोटीन स्ट्रक्चर से दिया गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सम प्रोटीन्स आर असेंबली मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। व्हेनेवर दे रिफरिंग टू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट दे आर रिफरिंग टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये नहीं होगा। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स एंड सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, दो दे आर टॉकिंग अबाउट अल्फा हेलिक्स और सर्टेन हेलिकल फॉर्मेशन, दिस इज नॉर्मली रिफरिंग टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पहले वाला है क्वाटरनरी मेन कर रहा है, ऐसे मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, ये सेकेंडरी मेन कर रहा है। लॉन्ग प्रोटीन चेन्स आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल। होलो वुलन बॉल मतलब दिस इज फोल्डेड विथ ईच अदर, पूरा एकदम एक के ऊपर एक जकड़ गया है और बीच बीच में हाईली कॉइलिंग है और बीच बीच में एक वुलन बॉल की तरह दिखता है, हेलिकल देन बॉल, हेलिकल देन बॉल, तब उसे हम टर्शियरी कन्फर्मेशन बोलेंगे। टर्शियरी कन्फर्मेशन जनरली हमारे जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स है उसमें पाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज लीनियर स्ट्रिंग ऑफ द स्फीयर्स अरेंज्ड upon the other in the form of a cube or a plate, ये definition होता है quaternary का। तो the third one is for tertiary and the fourth one is for quaternary। आप refer कर सकते हो structure of protein biomolecular chapter से, पेज नंबर बदल चुका है लेकिन पुराने नॉन एडिटेड बुक में पेज नंबर 150 में आपको मिल जाएगा। अब एक चीज मैं बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेके कंफ्यूजन नहीं रहना, दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन्स को बनाता है, उसके बाद ये प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घुस के वेसिकल्स बन के ये बाहर आता है, गोल्गी बॉडीज इसे रिसीव करता है। गोल्गी बॉडीज उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स में डिफरेंट बॉन्ड्स लगाता है। अगर किसी प्रोटीन में हेट्रोपॉलीमर्स में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है और एक रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लिटिल हेलिकल मतलब लिटिल कार्वी, तब उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के वजह से बनता है। अगर उसमें सभी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे लाइक पेप्टाइड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। और हमारी बॉडी में जितने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं लाइक योर मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, केराटिन, कोलाजन, इलास्टिन, ज़्यादातर रेटिकुलिन जो कि हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, फाइब्रस प्रोटीन है, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है टर्शियरी प्रोटीन। व्हाट इज टर्शियरी प्रोटीन? ये गोल्गी बॉडी क्या करता है, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगा देता है, जैसे कि पेप्टाइड है, आयोनिक है, कोवलेंट है, दैट इज और डाइसल्फाइड भी हो सकता है अगर सल्फर है अमीनो एसिड में, साथ ही साथ वैन डर वाल फोर्सेस होंगे जिसके कारण टर्शियरी कन्फर्मेशन बनता है। टर्शियरी कन्फर्मेशन जनरली जितने भी प्रोटीन्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, लाइक देयर फंक्शनल प्रोटीन, देयर इंटरेक्टिंग विद सम अदर मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ समथिंग लाइक हेमोग्लोबिन, लाइक मायोग्लोबिन जो स्टोरिंग ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल जो कि रेड स्केलेटल और वाइट स्केलेटल मसल में रहता है, एंजाइम्स है या तो हॉर्मोन्स है, उसे हम टर्शियरी कन्फर्मेशन के कैटेगरी में रख सकते हैं। और एक चीज और याद रखना है, क्वाटरनरी वो होता है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्टेड रहते हैं कोवलेंट लिंकेजेस से। जैसे हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी है लेकिन हेमोग्लोबिन का 4 चेन होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, ईच चेन बियर टर्शियरी। नाउ 4 टर्शियरी चेन्स कंबाइनिंग टू फॉर्म क्वाटरनरी, वो याद रखना है। ओके, क्योंकि हेमोग्लोबिन का रेफरेंस आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने प्लेस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 ये आपको पूछा है ब्रीदिंग से, हाउ मेनी ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यू के बीच में अगर कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है तब क्या क्या चीज़ों की फैक्टर्स होता है जो उसे अफेक्ट करता है। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यस, बिकॉज हमें पता है कि कैपिलरी इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, तो ऑटोमेटिकली स्क्वामस इज अलाउइंग द सिंपल डिफ्यूजन, तो वो इफेक्ट करता है। अगर वहाँ पे थिकनेस चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन तो ऑटोमेटिकली जो डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा ब्लड टू टिश्यू उसको हैम्पर होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी इफेक्ट करता है क्योंकि हमें देखा है कि CO2 का सॉल्युबिलिटी रेट इज अराउंड 20 to 25% मोर इन कंपेयर टू अदर गैसेस, इसलिए बहुत ईजी
इजीली सॉल्युबल है और इजीली यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज प्रेशर ग्रेडियंट। हमें ये भी पता है कि कैपिलरी नेटवर्क में, टिश्यू कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो इज अराउंड 40 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45। तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी मैटर करता है कि किस तरह से वो आगे बढ़ के जाए। इन जनरल हमारे बुक में ये लिखा नहीं है कि सेल में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, कि वो स्टैटिक नहीं है, एग्जैक्ट तुम प्रेशर नहीं बोल सकते। तो हम मान के चले कि इज अराउंड 20, तो 40 to 20 सिंपल डिफ्यूजन से इजीली वो ट्रेवल हो जाता है। तो सिंपल इसमें क्या बोला है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू एरिया। सपोज ये हमारा ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे अगर ये स्क्वामश नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से गैस एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये हमारा कैपिलरी है, टिश्यू कैपिलरी। टिश्यू कैपिलरी के अंदर PO2 इज अराउंड 40। तो हमें कहाँ पे भेजना है, सेल में भेजना है, ये हमारा सेल है। तो हम पकड़ लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो कम ही रहेगा, अराउंड 20 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑटोमेटिकली इजीली वो डिफ्यूज हो जाएगा। एक चीज़ और है सॉल्युबिलिटी गैसेस, वो भी मैटर करेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है थोड़ा सा सॉल्युबल ईजिली हो जाता है, इसलिए बहुत तुरंत हो जाता है। और देखा भी गया है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर वो 7% होता है और ऑक्सीजन इज ओनली 3%, वो भी फर्क पड़ता है। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच इज अलाउिंग द गैस टू मूव इजीली फ्रॉम वन एरिया टू द नेक्स्ट एरिया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे PCO2 का वैल्यू है अराउंड 52 पकड़ सकते हो। ये ट्रेवल करके जाता है लिम्फ के तरफ या तो टिश्यू कैपिलरी से, फिर ये मूव करके वेन से होके लंग से होके बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो हम बात करेंगे ब्लड टू टिश्यू, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो हम बात करेंगे टिश्यू टू ब्लड। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, और इसमें पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों मैटर करता है। एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। कहीं पे भी गैस का मात्रा जितना है और कंसंट्रेशन जितना है उसी का प्रेशर उस जगह पे एक्सर्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं एकदम हाई एल्टीट्यूड में, वहाँ के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है फ्रॉम द प्लेन एरिया। नो, ऑक्सीजन सेम ही रहता है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है उसमें फर्क पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है और इसलिए वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता है, तब उसमें पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट पड़ सकता है और इसीलिए वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर मान लो कि 90 हो गया और हमारे एल्वियोली में है अराउंड 104, तो सिंपल डिफ्यूजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, जिसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। मैं बस लिंक करके कुछ पॉइंट आपको बोल दूं जिससे कि आप सुन के चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में रख लो कि लेटर ऑन हमारे मेन फाइनल एग्जाम में आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ और कुछ भी गलत ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी येलो, कभी कभी मैं आंसर नहीं बोल रही, मान लो सी है, बी है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जो येलो मार्क किया हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होमोपॉलीसेक्राइड और होमोग्लाइकन चिटीन इज। हमें ये पता है कि ये बायोमॉलिक्यूल में दिया है पेज नंबर 145 में, जो कि नॉन एडिटेड वर्जन में है। एडिटेड वाले में भी आपको चिटीन मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना, आगे पीछे थोड़ा सा 2-3 पेज थोड़ा सा रिमूव किए हैं वो उसके बेसिस पे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होगा। हमें ये पता है कि चिटीन क्या है, एक होमोपॉलीसेक्राइड है जिसका यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है क्या, वो ग्लूकोज का डिराइवेटिव है। कभी हम ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के उसमें एन एसिटाइल ग्रुप लगाने से ऑटोमेटिकली वो डिराइव होकर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बनता है। उसमें और भी कुछ है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोला कि हमें ये चीज याद रखना है, ग्लूकोज के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिराइवेटिव ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज से डिराइव हुआ है बाय रिमूविंग सर्टेन प्लेसेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट आपको एक चीज और याद रखना है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड के साथ साथ आपको याद रखना है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ये स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड है नहीं। दूसरा है इसमें सल्फर होता नहीं है, और तीसरा ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज नहीं है। पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है आपका इन्यूलिन, और दिस इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन जिसको हम शॉर्ट में नाग मॉलिक्यूल बोलते हैं, दिस इज फॉर्म फ्रॉम डिराइवेटिव ऑफ शुगर। ओके, और ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है जो आपको कहाँ मिलता है, काइटिनस सिटी में, काइटिनस गिजर्ड में, सेल वॉल ऑफ फंजाई में, काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। इतना आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157।
क्वेश्चन नंबर 157 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। असर्शन में दिया है एनाटॉमिकली स्पीकिंग thoracic chamber is airtight and thus any change in its volume would not affect pulmonary cavity. रीजन में दिया है lungs are situated in the thoracic cavity and its arrangement is essential for breathing. ये ठीक उल्टा बोल रहा है दोनों, तो ऑटोमेटिकली असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है, आपको ये मार्क करना था। मैं अभी रीजन आपको बताती हूँ। एक्चुअली होता है कि हमारा जो एनाटॉमिकल टाइट चैम्बर है thoracic चैम्बर, वो उसी के अंदर लंग्स होता है। लंग्स में इलास्टिसिटी है लेकिन वो एक्सपांड खुद से नहीं हो सकता, उसका वॉल्यूम अगर आपको बढ़ाना है तो थोरेसिक चैम्बर में फर्क पड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन के दौरान, डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है थोरेसिक चैम्बर के नीचे वाले हिस्से में, वो खिंचता है, कंट्रैक्शन होता है। इसके कारण एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में फर्क आता है। और जो इंटरकोस्टल मसल है, जो रिब्स के बीच बीच में मसल है, मान लो कि रिब्स है, इसके जो बीच बीच में मसल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा रिब्स के बाहर के हिस्से में, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा रिब्स के अंदर के हिस्से में, फेसिंग टुवर्ड्स द लंग्स। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करता है तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में फर्क पड़ता है और डायफ्राम की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में फर्क पड़ता है। उसके लिए वॉल्यूम बढ़ेगा, तब जाके वही चीज रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी एरिया में, दैट इज लंग्स एक्सपांड करेगा, तब जाके प्रेशर डिक्रीज होगा। तभी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से, बिकॉज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर 159 है और अंदर 104 है, तब सिंपल डिफ्यूजन से गैस अंदर आएगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग इज करेक्ट। लेकिन anatomically speaking, the thoracic chamber is airtight and thus any change in its volume would not affect the pulmonary cavity is false, क्योंकि उसके चेंज होने से ही लंग्स पे फर्क पड़ सकता है। अगर किसी के डायफ्राम में डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट और सर्टेन केसेस, किसी कारण, या तो फर्क पड़ गया उसके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तो सांस लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लंग्स कभी भी खुद से एक्सपांड नहीं करते, उसे एक्सपांड करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ थोरेसिक चैम्बर। और थोरेसिक चैम्बर के लेटरल साइड में रिब्स होते हैं, डॉर्सल साइड में आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है और बिलो डायफ्राम होता है, जिसे हम लोग फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हैं। ओके, और ये चीज आपको याद रखना है, इसीलिए असर्शन में इसमें फॉल्स दिया है और रीजन में इसमें ट्रू दिया है। करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी ब्रीदिंग से ही है, क्योंकि हमें पता है कि दो ही चैप्टर हमें इंक्लूड कर रहे हैं इस पेपर में, जैसे कि ब्रीदिंग और एक तरह से आपका बायोमोलिकुल्स। तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन किससे पूछा, फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइन द लंग्स कंडीशन एसोसिएटेड विद एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड रिस्पेक्टिवली। हमें ये पता होना चाहिए कि एम्फाइसीमा इज मेनली रिलेटेड विद सिगरेट स्मोकिंग और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज मेनली रिलेटेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर डूइंग, सपोज स्टोन ब्रेकिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, सीमेंट फैक्ट्री, एस्बेस्टस फैक्ट्री, सिलिकॉन फैक्ट्री, कोल माइनिंग, उससे रिलेटेड है। तो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसे, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है? सपोज हमने लिखा एम्फाइसेमा के अगेंस्ट में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, दिस इज मेनली लिंक्ड विद एस्मा। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, ये तो कहीं से लिंक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली किसी भी फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस से मान लो कि उसको वही बैक्टीरिया अगर ट्रेवल करके ट्रैकिया में गया तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखो फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली, दिस इज फॉर निमोनिया, जो कि आपको ह्यूमन थर्दन डिजीज में मिलेगा। डैमेज ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज इन बोथ द कंडीशन, डैमेज ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज जनरली देखा गया है निमोनिया में ही होता है, जिसे हेमोप्टाइसिस भी बोलते हैं, जिसमें ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाता है। तो द लास्ट ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर विद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डैमेज ऑफ एल्वियोलर सेप्टम यस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। हमें ये पता होना चाहिए कि एम्फाइसीमा के केस में एल्वियोलर सेप्टा, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है, इसके कारण वो ज़्यादा हवा एयर एकोमोडेट नहीं कर सकता, उससे ये झमेला लग सकता है कि हम सांस लेने में प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड में, जिसमें फाइब्रोसिस ऑफ लंग होता है। व्हाट इज फाइब्रोसिस? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। हमेशा याद रखना व्हेनेवर इट इज रिलेटिंग टू फाइब्रोसिस कि हमारे लंग्स में इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उस एरिया में अगर फाइब्रोसिस हुआ, कोलाजन कंटेंट हाई होने के कारण इलास्टिसिटी कम हो सकता है और वहाँ के सेल के मैनिपुलेशन से, उस सेल के जेनेटिक मेकअप चेंज होने से ये होता है, जिसके कारण इलास्टिसिटी रिड्यूस होकर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। धीरे धीरे पूरे लंग्स को अगर इफेक्ट किया तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड से लिंक्ड भी और इससे भी, बिकॉज हमें ये पता है कि लंग्स का ऑक्सीजन ही ब्रेन को सप्लाई करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिला तो ऑटोमेटिकली बॉडी को कम मिलेगा, उससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो सकता है। ओके, इसलिए हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159।
क्वेश्चन नंबर 159 बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो एंजाइम से पूछा गया है, बायोमोलिकुलर चैप्टर से। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज ऑलवेज ट्रांजिएंट बट अनस्टेबल। ये याद रखना है, अनस्टेबल है, बिकॉज हमें पता है व्हेनेवर एंजाइम इज रिएक्टिंग विद सबस्ट्रेट इट्स फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम टू प्रोडक्ट बनता है। इसी बीच अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हुए किसी इनहिबिटर ने उसे जाके डिस्टर्ब किया तो हो सकता है कि जो रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा था वो नहीं भी हो सकता, इसलिए ये ट्रांजिएंट और अनस्टेबल होगा। ये आपको मार्क करना है और ज्यादातर ने करेक्ट किया भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 भी आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से पूछा गया है और ये डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच वन ऑफ द ऑप्शन द पार्ट ए बी सी डी करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद इट्स फंक्शन। तो इसमें अगर आप देखो ए ही सबसे अप्रोप्रिएट है, एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर आप मिला के देखो डी, यहाँ पे डी क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम आ रहा है जिसमें लिखा है कैपिलरी वॉल, तो ये गलत है। बी, यहाँ पे बी है रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 मेनली। आरबीसी इज मेनली मेंट फॉर व्हाट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आरबीसी 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है और आरबीसी से बाकी भी आते हैं, लेकिन प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन आता है, डिसॉल्व होकर CO2 कुछ आता है और आरबीसी से ओनली 20 to 25% आता है, दैट इज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, तो ये गलत है। फिर आया सी, सी में अगर आप देखो आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, दिस इज नॉट आर्टेरियल कैपिलरी, दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, बिकॉज वो एल्वियोलर के वॉल में है, पल्मोनरी कैपिलरी है, वही पल्मोनरी कैपिलरी आगे जाके आर्टरी या तो वेन से कनेक्ट करता है। ओके, तो इसमें द बेस्ट आंसर होगा ए, बिकॉज दिस इज एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आई एम 100% श्योर ये आपका करेक्ट हुआ होगा, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिजल्ट इन अ ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एज्यूमिंग PO2 रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें द बेस्ट आंसर होगा सी, डिक्रीज CO2 लेवल्स एंड डिक्रीज एसिडिटी। सिंपल तरीका है इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप करने के लिए। आप इस चीज को याद रख लेना जो मैं हर साल ही बोलती हूँ कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के सैचुरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, PO2 लेवल हाई चाहिए, ओके, एरिया होना चाहिए लंग्स, वहीं पे पॉसिबल है, वो तो पता ही है हमें। नेक्स्ट आपको H+ जो होना चाहिए लेस, pH होना चाहिए हाई, PCO2 कम, लो, वेरी लो, एंड टेम्परेचर लो होना चाहिए। दीज आर द सर्टेन कंडीशन जो हमें हेल्प करता है इन सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन। तो इस रेफरेंस में अगर हम देखें डिक्रीज्ड एसिडिटी, तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज एसिडिटी का मतलब होता है pH हाई, ये चीज हेल्प करता है, और डिक्रीज CO2 लेवल हेल्प करता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के सैचुरेशन में, जो हमेशा पॉसिबल होगा लंग्स के एरिया में है। ओके, टिश्यू के एरिया में एक चीज ठीक उल्टा हो जाएगा, जो हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के सैचुरेशन को सपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को सपोर्ट करेगा। तो सिंपल अगर आप ऐसे लिख लो कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए ये चाहिए, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए क्या चाहिए, इधर देखो डिसोसिएशन के लिए PO2 लो हो जाएगा, एरिया होगा टिश्यू, H+ होगा मोर, pH होगा लो, PCO2 क्या होगा हाई, एंड टेम्परेचर हाई। दिस इज सर्टेन कंडीशन जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। एक चीज और याद रखना, ठीक उल्टा भी लिख के रखना, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन सैचुरेशन, तो ठीक उल्टा होगा जो कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन का होगा। हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन इज सिमिलर टू ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ओके, एंड ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन एसोसिएशन इज सिमिलर टू हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएशन में डिसोसिएशन। तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट लिख के रखना है, जिससे कि एक बार लिख के रखना है, लेकिन चार्ट बना के सुंदर से, जिससे कि ब्रेन में ये छप जाए, बैठ जाए, और तुरंत पूछते ही तुम पकड़ पाओ कि डिक्रीज एसिडिटी बोला है तो क्या मीन कर रहा है, H+ लेस, pH हाई, ऐसे करके भी दे सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो गए। तो आपको मार्क करना था इसमें सी, ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सेलुलोज अनब्रांच्ड होता है, उसमें कोई भी कम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं रहता है और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसमें आयोडीन जाके बाइंड कर पाए, इसलिए सेलुलोज और आयोडीन का एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है और वो कभी भी ब्लू कलर नहीं देगा। जो स्टार्च के साथ और ग्लाइकोजन के साथ आयोडीन एज ए इंडिकेटर कलर शो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन एंड आयोडीन ब्रेक्स विथ इट, नो। इट इज डाइसैकेराइड, नो। इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल? नो, क्योंकि डाइसेक्राइड तो है नहीं, होमोपोलिसेक्राइड है. इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स. ये होगा परफेक्ट आंसर जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 148 अकॉर्डिंग टू नॉन एडिटेड वर्जन में लिखा है. आगे पीछे मूव करोगे, पॉलीसेक्राइड जहां पे लिखा है वहीं पे मेंशन किया है, एक बार देख लोगे. वहां पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसी को भी एक बार रीडिंग कर लेना. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 163. क्वेश्चन नंबर 163 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से है कोफैक्टर, जो कि पुराने नॉन एडिटेड बुक में पेज नंबर 159 में है और एडिटेड वर्जन में आगे पीछे कहीं होगा, आप एक बार देख लोगे. इसमें क्या पूछा? मार्क द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम कैटलिस. द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल एक्टिविटी मस्ट बी टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम. ओके, नॉट करेक्ट. तो टाइटली बाउंड यस, बिकॉज इसमें हमें पता है कि कैटलिस अगर एपो एंजाइम है उसमें प्रोटीन पार्ट, उसका कोफैक्टर होता है हेम, जो कि एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक प्रोस्टेटिक ग्रुप, और उससे वो टाइटली अटैच है. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. हेम इज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप सेम एज पेरोक्सीडेज. यस, कैटलीज और पेरोक्सीडेज में दोनों में हेम होता है और हेम एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि उससे टाइटली अटैच रहता है, इसलिए हम उस कोफैक्टर को प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं. तो ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज द कोफैक्टर प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक एंड प्रोटीनेशियस इन नेचर. सो व्हेनेवर दे राइटिंग दिस इनऑर्गेनिक, ये नहीं होगा कि इसमें इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक आएगा. एंड दिस इज नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर. तो कोफैक्टर जनरली प्रोटीनेशियस नहीं होते, दे आर नॉन प्रोटीन ग्रुप attaching to enzyme to increase their efficiency of work. Okay, and they're very crucial for their work. If somehow they're detaching from it, उनका एक्टिविटी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो, इट कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज टू वाटर एंड ऑक्सीजन. यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर कैटलाइज एज वेल एज फॉर पेरोक्सीडेज. एंड उसका जो हेम पार्ट है वो प्रोस्टेटिक ग्रुप है. तो हमें पता होना चाहिए कि कोफैक्टर क्या है. वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एपो एंजाइम से जुड़ के होल एंजाइम बनाता है. कोफैक्टर का क्या जरूरत है? सपोज मैं यहाँ वीडियो में खड़ी हूँ, यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, ये मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है. मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको सुनाई दे देगा, मुझे इतना चिल्लाना नहीं पड़ रहा है. देन दिस इज इंक्रीजिंग माई एफिशिएंसी. ये अगर नहीं होता तो शायद मेरा साउंड आप तक अच्छे से पहुंचता नहीं. सेम कोफैक्टर भी इसी तरह काम करता है. वो हमारे एंजाइम्स को सपोर्ट करते हैं, उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. कहीं पे मेटल आयन होते हैं इनऑर्गेनिक वन, कहीं पे ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स होते हैं और कहीं पे प्रोस्टेटिक ऑर्गेनिक प्रोस्टेटिक ग्रुप्स होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हेम है प्रोस्टेटिक ग्रुप कैटलिस और पेरोक्सीडेज के लिए. क्वेश्चन उसी से पूछा गया था. आप अच्छे से कोफैक्टर को एक दो बार रीडिंग कर लेना कि हर साल ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन डालते रहते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 164. क्वेश्चन नंबर 164 आपको पूछा गया है फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कि हमें पता है क्लासिफाई किया गया है उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 में. जो सिंपल साइंस में आपको इस तरह से याद रखना है क्लास के हिसाब से. ऑथलील, ऑथलील इसका मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास 1, ट्रांसफरेज क्लास 2, हाइड्रोलाइसिस क्लास 3, लाइएज क्लास 4, आइसोमेरेज क्लास 5, लाइगेज क्लास 6. इस तरह से याद रखना है. तो इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम इज यूज्ड फॉर कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो दे आर रिफरिंग टू हाइड्रोलाइसिस, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस ही ये सब बॉन्ड पे एक्ट करता है और वाटर रिमूव करा जाता है. ओके, जब भी नया बॉन्ड बनता है. एक चीज और, हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रोलाइसिस जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, इसमें ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 165. क्वेश्चन नंबर 165 बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है. इतना ट्रिकी भी नहीं है और किसी का थोड़ा सा अगर ध्यान भटका तो गलत हो सकता है. ऐसे बहुत सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो लेसिथिन चुपचाप मार्क कर देना था, क्योंकि हमें पता है कुर्कुमिन जो होता है, कुर्कुमिन तुम्हारे उसमें दिया हुआ है ड्रग्स में, मॉर्फिन एल्कलॉइड्स में दिया है, एंथोसाइन इन पिगमेंट्स में दिया है, और लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड. अगर लेक्टिन होता तो वो करेक्ट होता एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो ये लेसिथिन को अगर किसी ने लेक्टिन समझा तो वो कंफ्यूज हो सकता है. लेक्टिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. लेक्टिन ओके इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. यहाँ पे लिखा लेसिथिन, ये फॉस्फोलिपिड है. क्लियर? ये पिगमेंट है, ये अल्कलॉइड है. कुर्कुमिन क्या है? हल्दी में रहता है और एक करवापन लाता है उसका, एंड वो ड्रग है, ड्रग्स, जिसमें और एक एग्जांपल है विनब्लास्टिन जो कि केमोथेरेपी में यूज किया जाता है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 166. इसमें मुझे मार्क करके बताना होगा. ओके, मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट किया था. मैच द फॉलोइंग इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सक्सेसिव डिहाइड्रोजनेज. हमें ये पता है ये मेलोनेट है. ओके, अच्छा, अगर हम दूसरा कलर लें तब शायद आपको दिखे. ये है दिस मेलोनेट. सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई इज चिटीन. सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज रिसीन एंड दिस वन योर, और एक रह गया पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स कोलाजन. तो अगर हम देखें ए का आ रहा है 2, ए का आ रहा है 2. द नेक्स्ट आ रहा है पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड 4,
2 4, मतलब ये आ गया, ओके। और C का आ रहा है 3 एंड D का आ रहा है 1, तो इसलिए आपको मार्क करना था D मार्क करने से आपका ये करेक्ट होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता है, डाटा बेस्ड है, याद है, तब आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, ट्रू। लंग्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ट्रू। मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रू। इसमें मार्क करना था आपको डी, ये डी नीचे आना था, रन कराते वक्त शायद ऐसे आ गया, तो आपको डी मार्क करना था। इसमें कोई ऐसा डिस्कशन आपको नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट 168 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 भी बहुत सिंपल है। इसमें देखो, द बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर मन भटका तो इस तरह का क्वेश्चन में डालती हो जो सिंपल बहुत है, लेकिन अगर मन भटक गया किसी कारण तब गलत हो सकता है, ओके। जैसे कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, दिस इज एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, दिस इज एसोसिएशन विद हेमोग्लोबिन विद CO2, तो आपको मार्क ये करना था। मैथ हेमोग्लोबिन तभी होगा जब हेमोग्लोबिन का रिएक्शन हो जाता है नाइट्रेट से, तब वो बनता है मैथ हेमोग्लोबिन। और कार्बनिक हेमोग्लोबिन ऐसे ही मैंने डाला था जस्ट टू कंफ्यूज यू, जिससे कि आप यहाँ पे ढूंढने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि कौन सा करेक्ट हो रहा है, इसलिए एक वर्ड डाला था। इसमें 3 का है कंसेप्चुअल, वो कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तब बनता है क्योंकि हेमोग्लोबिन में जो Fe2+ आयन है वो उसके लिए कंपीट करता है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसीलिए उसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड का 200 to 300 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, वो जल्दी ही तुरंत ही उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो हेमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन ऑक्सीजन का इतना अच्छा नहीं रहता, जो कि हम एल्टीट्यूड सिकनेस में बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन Fe2+ से बाइंड नहीं करता है, हेमोग्लोबिन का साइड होता है एमाइनोग्लोबिन ग्रुप, इसीलिए वो जाके हेमोग्लोबिन के एमाइनोग्लोबिन ग्रुप से बाइंड करता है। देयरफॉर हेमोग्लोबिन एंड CO2 एसोसिएशन इज टर्म्ड एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। मैथ हेमोग्लोबिन जो होता है वो हेमोग्लोबिन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके सेकेंडरी में लाते हैं, जो जनरली नाइट्रेट रिएक्शन से होता है। और ये नाइट्रेट आता है पॉल्यूटेड वाटर से, जो कि इरिगेशनल फील्ड में अगर कोई भी यूज कर रहा है फर्टिलाइजर, वो पानी अगर हम पी ले, कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड है वो दूषित हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन का जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो सकता है, तब बनता है मैथ हेमोग्लोबिन। इसका परसेंटेज हाई होने से फैटल हो सकता है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 रेगुलेशन रेस्पिरेशन से ही पूछा गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन ह्यूमंस। इट इज लोकेटेड इन पोन्स रीजन ऑफ hindbrain. Neural signal from its center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. The respiratory control center is pneumotaxic center of पोन्स, जो कि हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। एक चीज हमेशा याद रखना, इसका जो लिंक है मैं थोड़ा समझाऊं। जब हम सांस लेते हैं और लेके हम वेंटिलेशन रेट अचीव करते हैं, इसका मतलब लंग्स में जितने एल्वियोली है वो पूरा का पूरा भर चुका है और इन्फ्लेट हो चुका है, फुल चुका है। तो हर एक एल्वियोली का एक लिमिटेशन होता है कि इतना से वो इतना हो। उसके बाद क्या होता है, उसके सरफेस में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी से पता चल जाता है वेगस नर्व को, जो कि हमारे लंग्स में होता है 10th क्रेनियल नर्व, ओके। ये इंफॉर्मेशन देता है जाके तुरंत पोन्स को, पोन्स में है निमोटेक्सिक सेंटर, उसे पता चल जाता है, तब वो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को रिड्यूस करके, जैसे स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इनहेलेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को स्टार्ट कराते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्विच ऑफ इनहेलेशन इज, तुम सोच सकते हो कि तो मार डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज लंग्स में जितना हवा है वो ट्रेवल करके बॉडी में जाके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर कैटालिसिस ऑफ फूड, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना भी जरूरी वो तो है। दूसरा, न्यूमोटेक्सिक सेंटर का मेन काम होता है टू प्रिवेंट हाइपर वेंटिलेशन, जिससे कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा इनहेलेशन करके हम लंग्स को एक्सपांड करके उसको कोलैप्स ना कर दे। हाइपर वेंटिलेशन से बचाने का जिम्मा पोन्स के ऊपर है। पोन्स जब न्यूमोटेक्सिक सेंटर के थ्रू मेडुला को इंफॉर्मेशन देता है, ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन कम होकर एक्सहेलेशन स्टार्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली हम हाइपर वेंटिलेशन से जो लंग्स कोलैप्स हो सकता है उससे बच जाते हैं, ओके। वो ध्यान रखना, उसका लिंक थोड़ा सा उल्टा है, इतना लिखा नहीं है, लेकिन आपको वो मैकेनिज्म आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये नाम नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन ये लिंक और मैकेनिज्म आप याद रखना, ओके।
अच्छा, बिफोर मूविंग एक चीज हम देखें, केमोसेंसिटिव सेंटर जो होता है, मैंने बताया था एडजेसेंट और एम दोनों करेक्ट है। एओर्टिक आर्चेस क्या होता है, हार्ट, पेज नंबर 283 में जाना, देखना वहां पे रेड कलर का बड़े बड़े पाइप है 3, जो कि हर एक डायरेक्शन में हार्ट से ब्लड लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में देते हैं। और कैरोटिड आर्टरी होता है ऐसा आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है टुवर्ड्स द हेड एंड नेक एरिया। ओके, तो सभी में इसमें और इसमें बैरो रिसेप्टर होता है, वो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को भाप लेता है और इसके कारण क्या होता है, प्रेशर रिसेप्टर क्या है, मेडुला उसी को सेंस करके हमें हेल्प करता है कि अभी एक्सहेलेशन करवाना है ना इनहेलेशन करवाना है, उस हिसाब से वो रेगुलेट करता है चीजों को। और केमोसेंसिटिव एरिया तो ब्रेन का ज्यादातर एरिया केमोसेंसिटिव है और न्यूमोटैक्सिक एरिया इज अ पार्ट ऑफ बोन्स। ओके, जो मैंने अभी समझाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। Question number 170, malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of succinic dehydrogenase। हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है जिसमें आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। दिस इज द एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं टू सप्रेस द एंजाइम, जिससे कि वो फर्दर कुछ उस सबस्ट्रेट के साथ मिलके कुछ प्रोडक्ट ना बनाए, जो कि जरूरी है सपोज पैथोजेनिक ग्रोथ को रोकने के लिए। एक इजी सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ तुम्हें कॉम्पिटिटिव इनोवेशन का, जो जल्दी समझ जाओगे। हमारे लीवर में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में, और उस एंजाइम के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं HMG कोए, फुल फॉर्म नहीं चाहिए, HMG कोए है, इट इज इंटरेक्टिंग विद मेवालोनेट करके एक सबस्ट्रेट होता है, उससे जाके जुड़ता है और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनना अच्छी बात नहीं है। अब आप क्या करोगे, स्टैटिन यूज करोगे। स्टैटिन हमें टैबलेट्स मिलता है, उस स्टैटिन को जब हम डेली लेते हैं वो जाके उस सबस्ट्रेट को बैठने नहीं देता, अटैच होने नहीं देता एंजाइम के साथ, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन रुक जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस थोड़ा सा बंद हो जाता है। उससे सिस्टम सुधर सकता है, हार्ट डिजीज से हम बच सकते हैं। वैसे ही मेलोनेट एक इनहिबिटर है जो कि सबस्ट्रेट उसको रोकता नहीं है, वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को रोकता है, उसके एक्टिविटी को सप्रेस करके सबस्ट्रेट को उसके साथ नहीं मिलने देके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक के पैथोजेनिक एक्टिविटी को रोकता है और बैक्टीरियल पैथोजेंस ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इनहिबिटर इज एक्टिंग एज अ फाइटर, जो हमारे सिस्टम में जाके अननेसेसरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक के हमारे सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इनहिबिटर को हमें अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। कहीं पे किसी एग्जांपल्स में आ सकता है एक्सेस यूज ऑफ इनहिबिटर्स है, लेकिन जनरली इनहिबिटर यहाँ पे मीन कर रहा है फॉर ट्रीटिंग सम पेशेंट बाय गिविंग सम मेडिसिन्स और ड्रग्स व्हिच इज सप्रेसिंग द एंजाइम एक्टिविटी, जिससे कि अननेसेसरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। और ऑलवेज रिमेंबर कि इनहिबिटर इज एक्चुअली सप्रेसिंग द रोल ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट नहीं। ओके, और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी उनमें होना जरूरी है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 भी बहुत सिंपल है। जैसे ही हमें कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम दिख गया, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट इनहेलेशन। तो अगर हमें झटपट आंसर करना है तब हम इनहेलेशन वाले एरियाज को देखेंगे, एक्सहेलेशन को हमें देखना ही नहीं है। तो ऑप्शन रिड्यूस करके इनहेलेशन इनहेलेशन 2 हो गया। अब हमें देखेंगे कौन सा एप्रोप्रिएट है। डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड लीड टू इनहेलेशन, ये मोर एप्रोप्रिएट है। इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नो, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होता इनहेलेशन में, डिक्रीज होता है, नेगेटिव प्रेशर रहता है। और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम इनिशिएट करता है एक्सपांशन, और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इनिशिएट करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का एक्सपांशन या कंट्रैक्शन से एक्सपांड होता है। उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, इसीलिए हम सांस ले पाते हैं। इसलिए बेस्ट आंसर है ए। और कैसे एलिमिनेट करना है, तुरंत आप देख लोगे एक्सहेलेशन है इसको छोड़ दो, इनहेलेशन को पकड़ लो, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम को देख के ही। ओके, वैसे करके आप क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि ऐसे एलिमिनेशन से गलत हो सकता है, नो नीड, आप पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ लेना। जस्ट मैंने एक सजेशन दिया था इसके बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग deoxyribose is called deoxyribonucleic acid DNA, while that which contains ribose is called ribonucleic acid, that is RNA। ये करेक्ट है, बिकॉज हमें पता है कि राइबो शुगर होता है C5H10O5 और deoxyribose शुगर में सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन रिमूव होने से C5H10O4 बनता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप म्यूटाजन से रिएक्ट करके RNA के कन्फर्मेशन को बहुत जल्दी बदल देते हैं।
हैं, इसलिए वायरसेस आर वेरी हैप्पी। कोरोना जैसे हुआ था, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए कन्फर्मेशन चेंज होके ओमिक्रॉन, पिरोला, डेल्टा, अल्फा, बीटा, कितने सारे फॉर्म्स को हमें झेलना पड़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। यस करेक्ट, क्योंकि एंजाइम ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट फ्यू जो कि राइबोसोम्स कैटेगरी में आता है। राइबोसोम्स होता है आरएनए बायोकैटालिस्ट, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, कैटालिटिक एक्टिविटी रिमेन सेम व्हेन द कोफैक्टर्स रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। मैंने आपको अभी समझाया था कि कोफैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड अगर वो डिटैच हो गया, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है रिमेन सेम, इसके वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। आपको मार्क वही करना था कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, इसलिए आपको सी मार्क करना था। बाकी सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम। करेक्ट। लिपिड्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज हमें पता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के साथ उतर के नीचे आ जाता है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है, उसका 800 डाल्टन से साइज कम है और पॉलीमरिक नहीं है। एसिड सॉल्युबल पुल में रहने का मतलब ये नहीं होता कि वो ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, साइज मैटर करता है और पॉलीमरिक होना जरूरी है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल? द फर्स्ट वन इज 10,000 डाल्टन के ऊपर, ओके, मेनली ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। सेकेंडली एसिड इनसॉल्युबल पुल में होना है और थर्ड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमरिक रहना पड़ेगा, उसका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रहना पड़ेगा, एक यूनिट रहना पड़ेगा जिससे वो बनता है। तो वो सब चीज लिपिड्स में नहीं आता, सिर्फ वो एसिड इनसॉल्युबल पुल में है, इसकी वजह से हम उसे ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन ब्लड CO2 ट्रांसपोर्टेड मेजॉरली एज बाइकार्बोनेट आयन जो कि 70% है। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन इज अराउंड 20 to 25% एंड कार्बोक्सी तो होगा नहीं इसमें कुछ भी, और CO2 होता है इज अराउंड 20 to 25%। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होना जरूरी भी था, क्योंकि CO2 के फॉर्म में अगर वो ज्यादा होता 70% तो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता, और CO2 एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो बहुत जल्दी हमारे सिस्टम को जाके डिस्टर्ब कर सकता है, और हम अगर कहीं पे फंस गए जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है और CO2 एक्सहेलेशन हम नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन से। बाइकार्बोनेट हमारा बफरिंग भी करता है और इतना जल्दी हमें टॉक्सिक लेवल के या वेसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट से डिस्टर्ब नहीं करता, वो आराम से मूव करते रहता है प्लाज्मा में, और जरूरत पड़े तो वो लंग्स में जा जाके कन्वर्ट होके रिवर्स रिएक्शन करके CO2 बन के लंग्स से निकलता है। इसलिए बाइकार्बोनेट आयन निकलना बहुत जरूरी है, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक फैक्ट है, वो याद रखना आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 174। द मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, इसमें बेस्ट आंसर आपका होगा ये, क्योंकि ये लेसिथिन मेन कर रहा है, ओके, कि लेसिथिन हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये है स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का, जो कि आपके बायोमोलिक्यूल के डायग्रामेटिक पेज जो है पहले 145 था, अभी पेज नंबर इधर उधर हुआ है, थोड़ा देख लेना, जिसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है वो वाला पेज से क्वेश्चन दिया गया है। ये है यूरासिल, दैट इज योर पिरामिडिन, और दिस वन इज एलानिन, दैट इज अमीनो एसिड। ये सब एनसीईआरटी बुक से ही डायग्राम लेके स्कैन करके क्वेश्चन बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 असर्शन रीजनिंग है, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। द टू लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड ल्यूरा विद ल्यूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ल्यूरल फ्लूइड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ए करेक्ट है बिकॉज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मैं समझाती हूँ आपको कैसे। सपोज ये लंग्स है, लंग्स के ये वाला लंग्स हम बना लेते हैं। अच्छा, इसका जो बाहर का कवर है डबल लेयर के बेसिस पे अगर आप देखो, दिस इज योर पेराइटल ल्यूरा, पेराइटल आउटर, एंड दिस इज योर विसरल ल्यूरा। पकड़ लेते हैं विसरल, यहाँ पे जो फ्लूइड है, ल्यूरल फ्लूइड है, दिस ल्यूरल फ्लूइड कंटेन्स वाटर। तो हमें पता है कि सेम मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट करता है। जब भी यहाँ पे लंग्स एक्सपांड करेगा बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ थोरेसिक चैम्बर, तब ल्यूरल फ्लूइड उसे फास्ट एक्सपांशन से रोकेगा, ओके, जिससे कि वो तुरंत एक्सपांड होके ये लंग्स जो है धक्का ना खाए थोरेसिक चैम्बर से। अगर वो थोरेसिक चैम्बर से धक्का खाएगा और बार बार धक्का खाएगा, हर बार धक्का खाएगा, तो कोलैप्स होने का चांस है। दैट मीन्स दे रिड्यूसिंग द
फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स, लंग्स के सरफेस में थोरेसिक चैम्बर का धक्का को बचा रहा है, इससे लंग्स कोलैप्स नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना जो ल्यूरल फ्लूइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक अमाउंट में वाटरी फ्लूइड रहता है। दिस वाटरी फ्लूइड एक्सर्ट कोहेसिव फोर्स, इससे फास्ट एक्सपेंशन नहीं होता और हमेशा लंग्स और थोरेसिक चैम्बर के बीच में हल्का सा एक गैप रह जाता है, वो गैप बहुत जरूरी है। अगर ये गैप नहीं रहता तो हमेशा जो लंग्स जाके सटता या अटैच होता है, धक्का खाता थोरेसिक चैम्बर के वॉल से, इंटरनल वॉल से, तो लंग्स कोलैप्स होने का चांस रहता। ओके तो इसीलिए इसमें ये है कि the two lungs are covered by a double layered pleura with a pleural fluid between them. Pleural fluid reduces the friction on the surface of lungs. And always remember, when there is a word parietal, this is referring to the outer wall, and whenever it is referring to visceral, this is referring towards something, that is towards the organ or towards certain part. ओके जैसे वुमेन्स कैप्सूल में भी आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 इज वेरी सिंपल, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रिदम या रेस्पिरेशन रिदम इज ऑक्सीजन। बिकॉज ऑक्सीजन मैंने कहा है उसमें ब्लड में बदलना, ब्लड में ज्यादा होना, कम होना, ब्रेन को पता नहीं चलता। पता चलने के लिए CO2 और H+ का कंसंट्रेशन मैटर कर रहा है, बिकॉज CO2 इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड H+ हमारे pH को लो करता है, उसी को सेंस करता है हमारा ब्रेन विद द हेल्प ऑफ आर्टरियल ब्लड सप्लाइड बाय कैरोटिड आर्टरी एंड aortic arches, okay, towards the, क्योंकि ब्लड जो ब्रेन से आ रहा है वो वेनस ब्लड लेके आ रहा है, वो तो बॉडी को बताएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉडी का चेंजेस जो हो रहा है वो आर्टरियल ब्लड में दिख जाता है। वही ब्लड जब ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन उसी को सेंस करके हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, जिसमें ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है। ओके ये ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 भी बहुत सिंपल है, आप बहुत खुश हुए होंगे कि मैम इतना अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्यूट क्वेश्चंस दे रहे हैं और करेक्ट करोगे। द एल्वियोली ऑफ लंग्स आर लाइंड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम हमें पता ही है, क्योंकि एल्वियोली में स्क्वैमस होता है, जो एक डायग्राम में भी था, और आप 273 पेज नॉन एडिटेड बुक में देख सकते हो, एडिटेड में आपको एल्वियोली का डायग्राम भी दिख जाएगा, पेज नंबर अलग होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178, mark the wrong option from the following. Pons acts as respiratory rhythm center. No, Pons नहीं, इसमें क्या होगा, medulla acts as respiratory rhythm center। तो पहले आंसर मिल गया, बाकी सब करेक्ट है। Inflammation of bronchioles is associated with asthma, yes। ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया नहीं बिल्कुल ना, एस्मा में ट्रैकिया इन्फ्लेमेशन मार्क मत करना, वो गलत हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इज रेड ब्लड सेल, यस करेक्ट, बिकॉज वहीं पे रिएक्शन होता है, CO2 वाटर सेल मिलता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर वो टूटता है, टूट के बाइकार्बोनेट और H+ बनता है। एक चीज और, क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे प्लाज्मा में नहीं रहता, रहेगा है, लेकिन उसका ज्यादा जरूरत कहाँ पे है, RBC के अंदर, इसलिए RBC मार्क करना है, ठीक रहेगा हर जगह पे if they are comparing with plasma. Okay, the next one is every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli, correct, and every 100 ml of oxygenated blood carries 5 ml of oxygen towards the tissue, ये भी correct है। Okay, तो ये देख लेना। फिर next हम दे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 179 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 179 पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन फिशेस, मोलास्का, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। अब तुम्हारी बुक में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलास्का है, फिशेस नहीं होगा, क्या होगा, बिकॉज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स, जिसमें गिल्स है, यू कैन कंसीडर देम एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ओके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको सभी को मार्क करना है, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। चलो मैं मार्क करने के लिए मार्कर ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें आंसर मार्क किया हुआ नहीं है, तो हम मार्क करके देखते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन, जो अभी बातें किया है हमने। कलर अगर आपको दूसरा चाहिए हम दूसरा ले लेते हैं, दैट इज दिस। Oxygen association curve is associated with the hemoglobin, carbonic anhydrous concentration RBC, primary site of exchange of gases alveoli। आपको मिलाना है, A का क्या आ रहा है 2, A का अगर 2 आ रहा है यहीं पे आ जा रहा है, और बाकी देखना ही नहीं है। ओके, तो ऑटोमेटिकली आंसर इस पे B मार्क करना था आपको। अगर आपने B मार्क किया होगा और आपने मुझे पता है किया है, तब ये आंसर करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 भी बहुत सिंपल है, ये समरी से एक लाइन लेके बनाया गया है। इसमें देखो, फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड आर ए पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, कि हमें पता हो जाना चाहिए जो लेसिथिन है फॉस्फोलिपिड, उसमें NCH3 CH3 CH3 करके वो है, जो डायग्राम के नीचे लेसिथिन में वो
फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इसमें बेस्ट आंसर इसमें फॉस्फोलिपिड है विच इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लेसिथिन इन एनसीईआरटी बुक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन एल्वियोली टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि अभी हमने बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मैटर करता है। बाहर 159 है ऑक्सीजन का, अंदर 104 है एल्वियोली में, और पल्मोनरी कैपिलरीज में 95 है। तो ऑटोमेटिकली सिंपल डिफ्यूजन से एक स्टेज से दूसरा स्टेज 159 टू 104, 104 टू दिस योर आर्टरी में चला जा रहा है, सिस्टमेटिक आर्टरी, या तो बोल सकते हो तुम्हारे पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर 95 है। सो इन दैट बेसिस हर जगह पे सिंपल डिफ्यूजन ही होगा। ओके, इसको आपको मार्क करना था सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। अभी आप बोल सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन आपने क्यों दे दिया, ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि 2019 में जब नीट हुआ था उसके बाद उड़ीसा में जब साइक्लोन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने इससे रिलेटेड डाला था। इसका मतलब साइंटिस्ट वाले पेज से भी वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका रिस्क हम नहीं ले सकते, इसलिए हमें रीडिंग करके रखना जरूरी है। रामाचंद्रन प्लॉट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन को वो किया था, और वो इन्फ्लुएंस हुए थे लिनस पॉलिंग से, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ये प्लीज आप एक बार साइंटिस्ट वाले चैप्टर्स को जो पेजेस है जिसमें कुछ रेफरेंस है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, रामाचंद्रन, अल्फोंसो कॉर्टी, ये सब जो भी वो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना जिससे कि आपको एटलीस्ट आइडिया रहे ओवरऑल। ये सिंपल ही आएगा। व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू फ्रॉम नेम्स ऑफ समथिंग, थोड़ा क्रिटिकल होता है ना, तो वो सब सिंपल ही आता है जो तुरंत आप कर पाओगे। ओके, तो इसमें आपको प्रोटीन मार्क करना था। और बाकी इंफॉर्मेशन क्या बोला, रामाचंद्रन ने उन्होंने डिस्कवर किया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, और इन्फ्लुएंस हुए थे लिनस पॉलिंग से ऑफ अल्फा एंड बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184, ये आपको फिर से कोफैक्टर से पूछा है कि चैप्टर 2 है, थोड़ा सा रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसी में बदल बदल के क्वेश्चन दिया है। इसके आपके लिए अच्छा भी है कि अगर पार्ट टेस्ट हो रहा है, चैप्टर्स ऑफ यू गेटिंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर्स, तो इससे क्या होगा, आपके नीट के लिए फायदेमंद होगा। इसमें देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम coenzymes in that they require metal ions for their activity. No, the prosthetic groups are tightly attached to bound to apoenzyme. तो अगर हम कोएंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप को कंपेयर करें, दोनों ऑर्गेनिक हैं, ओके, लेकिन कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विटामिन है और वो लूजली अटैच होता है, कैटालिसिस के टाइम में अटैच होगा फिर छोड़ देगा। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली अटैच होता है, मतलब जब भी एंजाइम बन के निकलता है सेल से, गोल्गी बॉडी पहले से ही उसमें कुछ चिपका के रख देते हैं जो हमेशा ही उसके साथ अटैच रहेगा, और जब तक एंजाइम है तब तक उसी के साथ काम करेगा, तब उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो इसमें आंसर क्या था, द रिक्वायर मेटल आयंस फॉर द एक्टिविटी, नो, क्योंकि मेटल आयंस वाला बात है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का। नेक्स्ट है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, करेक्ट, देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, नो, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का ट्रांजिएंट नहीं है, वो हमेशा चिपका रहता है, उसके साथ अटैच रहता है। लेकिन सर्व एज cofactors in a number of enzyme catalyzed reaction. This is applicable for all types of cofactors. इसलिए यहाँ पर the best answer choose आपको B ही करना था, जिसमें appropriately prosthetic group और coenzyme का difference show कर रहे हैं। Okay? अब हम next question की तरफ move करते हैं, question number 185. ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के छोटे छोटे टेबल से दिया गया है, वेयर दे हैव कंपेयर्ड विद द ह्यूमन क्रस्ट एंड दिस वन योर ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट, सॉरी, उसमें कंपैरिजन करके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, ये सब मैंने सिखाया हुआ है क्लास में। अगर आपने नहीं सीखा, आप प्लीज ह्यूमन बॉडी वाला सीख लेना, ओके, कि ऑक्सीजन 65 है, कार्बन 18.5 है, नाइट्रोजन 3.3 है, कैल्शियम 1.5 है, हाइड्रोजन 0.5 है, ऐसे सीखोगे आप। तो इसमें से सबसे नेग्लिजिबल अमाउंट होता है सिलिकॉन का, जो आपको मार्क ही करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, द आंसर इज सिलिकॉन। ओके, ये बुक से ही पूछा गया है, आप टेबल में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 हम सेक्शन बी में पहुंच गए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोएंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन B3। अब हमें पता है कि विटामिन B3 जो होता है नियासिन होता है, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनेमाइड, उससे बनता है निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, ये जो F है, दिस इज रिफरिंग टू B2, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोफैक्टर में जो कोएंजाइम्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विटामिन है, और विटामिन में से कौन सा विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7,
B9 और B12 नहीं, ओके। मैं थोड़ा सा लिख के दे देती हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, लाइक B1, मैं कलर चेंज कर लो, रुक जाओ, दिखेगा नहीं तो। इसमें आप देखो B1, B2 दैट इज थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पाइरिडॉक्सिन और बायोटिन, ये सब एनर्जी प्रोड्यूसिंग विटामिन है जो कोफैक्टर के साथ काम करते हैं, ठीक है। और बाकी रह गया आपका B9 और B12 जो कि एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। ये लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। ये एंजाइम से पूछा गया जिसमें बहुत सिंपल है, आपको बस सीक्वेंस को वो करना है, देखना है कि फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन में इट इज गिवन इन रैंडम ऑर्डर, बस उसी को ठीक करना है। तो अगर हम मिला के देखें, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम दैट इज फीडिंग टू द एक्टिव साइट फर्स्ट, थर्ड इज बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर its shape, yes. Third, number 2 active site, now close proximity of substrate breaks the EP complex forms, and the last one is enzyme releases in the product and now the enzyme is free to bind another. ठीक उल्टा इसको करा गया है, 4 3 2 1 आपको मार्क करना था। ये जो कि सीक्वेंस आपके बायोमोलिक्यूल बुक में पेज नंबर 152 में पहले था, अभी पेज नंबर चेंज हो चुका है, इसलिए आप उसके रेफरेंस में देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, बस उसको ठीक रैंडमली पेस्ट कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो ध्यान रखना है। अब देखो 188 देखते हैं हम। 188 हमने बहुत बार अभी बोलते बोलते मैंने बहुत बार बोला, आपने सुना भी होगा। द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली इज 104 and 40, ओके। एल्वियोली में 104 40 है और ये एटमॉस्फेयर का है। तो आपको एक टेबल मिलेगा, 272 में पहले था, उस टेबल में देखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, फिर एल्वियोली का, टिश्यू कैप्टिलिटीज का, उस वैल्यूज को आप याद कर लेना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 में अभी मैंने कहा था कि विटामिन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम, यही क्वेश्चन है। विटामिन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओनली कोएंजाइम, ऑल कोफैक्टर्स होगा नहीं, एपोएंजाइम नहीं होगा, ये खुद एंजाइम है, और होल एंजाइम नहीं होगा बिकॉज दिस इज एसोसिएशन ऑफ एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। होल एंजाइम इज एसोसिएशन ऑफ कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम, ये याद रखना है, ओके। तो द बेस्ट आंसर इज कोएंजाइम जो कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 वाला था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल दैट इज योर ज्विटराइन दैट इज सॉल्युबल इन एसिड एज वेल एज बेस, तो इसमें तो बेस्ट आंसर आ रहा है, ये इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो इसमें आपको आंसर करना था C, दैट इज ऑप्शन नंबर B, ओके। तो इस बेसिस पे ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, आंखों का धोखा हो सकता है, उसमें गलत हो सकता है, जिसको हम लोग सिली मिस्टेक्स आप लोग बोलते हो, वो नहीं होना चाहिए, तब तो आपको अच्छा मार्क्स मिल ही जाएगा। नेक्स्ट आप देखो 191, एक्सहेलेशन इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट, हाँ इसमें थोड़ा सा सोच सकते हो, सोचो, लेकिन यहाँ पर तुरंत जब डायफ्राम कंट्रैक्ट दिखा तो इनहेलेशन की तरफ आ गया, तो ही एक्सेप्ट होगा। बाकी थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम रिड्यूसेस, यस। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, यस, के वॉल्यूम डिक्रीज होता है एक्सहेलेशन में। स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल जिसको हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, हमारे एनसीईआरटी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों को ही रिलैक्स बताया गया है, इसलिए हमें वही फॉलो करना है, बाहर से नहीं देखना है, ओके। और डायफ्राम कंट्रैक्ट कब होता है, जब इनहेलेशन करते हैं, तो इसमें एक्सेप्ट था, इसलिए आपको डी मार्क करना था, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 192। इलास्टिक कार्टिलेजिनस रिंग्स आर एब्सेंट व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर आप जाके लंग्स के अंदर के ट्रैकिया का डायग्राम, वो ब्रोंकाई ब्रोंकियोस का डायग्राम देखोगे, आपको दिख जाएगा एल्वियोली के ठीक ऊपर रिंग्स नहीं है, जो सी शेपेड रिंग्स रहता है ना, ट्रैकिया में है, ब्रोंकाई में है, फिर उसके बाद ब्रोंकियोस के इनिशियल ब्रोंकियोस में, टर्मिनल में नहीं है, ओके। तो टर्मिनल ब्रोंकियोस में इलास्टिक कार्टिलेजिनस रिंग्स आर एब्सेंट, इसलिए ये मार्क करना था सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 193, ये भी बहुत सिंपल है। जिंक इज एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एज वेल एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दोनों याद रख लेना, ओके। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने ये दिया, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस में भी जिंक होता है एज ए कोफैक्टर मेटल आयन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 194। Additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration is called inspiratory reserve volume. It's very simple. हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, but not with a conscious effort. This is tidal volume. जोर से सांस लिया, this is IRV. जोर से सांस छोड़ा, this is ERV. जोर से सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स में जो हवा रह जाता है, this is RV. Okay? मैंने सांस लिया, फिर मैंने सांस छोड़ा,
दिस इज EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, छोड़ा बाद में बोला ना, इसलिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। डेफिनेशन याद रखना है, पहले मैंने सांस छोड़ा फिर मैंने लिया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मैंने नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद भी मेरे लंग्स में हवा रह गया, दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ओके। और लास्ट में है वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। जोर से सांस लेके अगर मैं लंग्स में देख रही हूँ मैं कितना एकोमोडेट कर पाया एयर, एकोमोडेशन ऑफ एयर कितना हुआ आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी। एंड जोर से सांस छोड़ के, सपोज सीढ़ी से उठ के आ रहा है, जोर से सांस छोड़ के आ रहा है, फिर हम नॉर्मली सांस लेके कितने जल्दी हम लंग्स को भर सकते हैं, दिस इज आवर वाइटल कैपेसिटी। ऐसे याद रखना, डेफिनेशन का ठीक ट्रांसलेशन है, ऐसे बोल बोल के याद रखोगे तो तुरंत डेफिनेशन को कैप्चर करके तुम बता पाओगे कि क्या होगा, ओके। नेक्स्ट अभी 195 देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। अभी बोला था मैंने कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम राइबोसोम होता है, दैट इज RNA बायोकैटालिस्ट। इसमें से लाइसोजाइम, लाइगेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिगेज, एवरीथिंग इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, ओके। क्वेश्चन नंबर 196 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वियोलर सैक टू पल्मोनरी कैपिलरी। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वियोलर सैक टू पल्मोनरी कैपिलरी कब पॉसिबल है, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में। एल्वियोलर सैक में 104 है और आसपास के एरिया में 95 है, तभी वो मूव करके ब्लड में जाएगा और ब्लड से फिर टिश्यू कैपिलरी से होकर सेल में जाएगा। तो इसमें मार्क करना था डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द एल्वियोलर सैक एंड सराउंडिंग पल्मोनरी कैपिलरी, ओके, ये करेक्ट है। यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये गलती से शायद ये डल गया, ये आपके क्वेश्चन पेपर में कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, तो इसमें इससे कोई लिंक नहीं आ रहा, बिकॉज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्सीजन बाइंड ऐसे भी कर नहीं पाएगा और मूव नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं है। इसमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आपको यही मार्क करना था। हाई PCO2 इन एल्वियोलर सैक ऐसे नहीं होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट ऑक्सीजन मूवमेंट कब होता है, इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ना, not because of other gases. Low pH in pulmonary capillary, no, these things are not linked with this, क्योंकि यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर का, वो पॉसिबल कब है मूवमेंट का। एक तो है थिकनेस का बात है, दूसरा सॉल्युबिलिटी का तो बात है जो हमने पहले बात किया, तो तीसरा है पार्शियल प्रेशर का जो 104 और 95 के बीच में है, इसलिए ऑक्सीजन मूव कर पाएगा फ्रॉम एल्वियोलर सैक टू पल्मोनरी कैपिलरी। अदर्स आर हिंड्रेंस, उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिंपल पूछा गया ऑक्सीजन क्यों मूव करता है फ्रॉम दिस टू दिस, इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें बेस्ट आंसर ए है, यही मार्क करना था, बाकी को लेके इतना नहीं सोचना है। और यहाँ पे CO होगा, ये गलती से 2 बैठ गया था, ओके, CO2 नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन पेपर में कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देख के आंसर निकल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आइसोमर लिखा है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से है, बायोमोलिक्यूल से, इसमें आपको आंसर मार्क करना था आइसोमरेजेस, और ये आपने किया ही होगा, तो ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 198। Question number 198, the general mechanism is that an enzyme acts by reducing the activation energy. हमें ये पता है कि सबस्ट्रेट खुद प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी तक आने में, मोशन में आने में बहुत टाइम लग जाता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत सही है। एंजाइम के प्रेजेंस में यही चीज होता है कि ट्रांजिशन स्टेट अटेन करने में जल्दी जल्दी अटेन करेगा, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट भी जल्दी अटेन कर रहा है। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, ये क्लियर है? तो that is conversion of potential energy into kinetic energy so that they come in motion, they collide with each other, breaks and forms a new product. उसी से तो नया प्रोडक्ट बनता है। तो we are actually as a teacher we are acting as an enzyme, we are helping you to जो आपका नीट का जो पेपर है 24 में, वो जल्दी आप कवर अप करके खत्म करके एग्जाम देके आपको मिल जाए एक सीट, हम वही काम कर रहे हैं जैसे एक एंजाइम कर रहा है। That means we are reducing your load, we are helping you to achieve your goal. Okay, चलो थोड़ा फिलोसॉफी भी हो गया एक साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 में देखो, द ट्रैकिया डिवाइड्स, सबका ही करेक्ट होगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में ये अगर हम मान लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के वर्टिब्रल कॉलम के अलाइनमेंट में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में डिवाइड होता है। ओके, थोरेसिक वर्टिब्रे आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे है, उसमें 12 थोरेसिक वर्टिब्रे है, फिर 5 नंबर है, सेक्टरल है, फिर योर कॉकेक्स, तो फिफ्थ नंबर में जाके वो डिवाइड करता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है 200 वाला, देखते हैं क्या है। Which of the following is true about pleural membrane except outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, ये मैंने कहा था आपको। Visceral is a close contact with the lungs. Pleural fluid is present between them, yes. It increases friction on the lungs surface, no, it decreases the friction on the lungs surface. That means वो thoracic chamber और lungs को ये आपस में घिसने नहीं देता या तो अटैच नहीं करवाता, जिससे कि लंग्स कोलैप्स ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ।